वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में जो हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है उसके यूजेस एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूज़र्स एंड उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स पर बात करेंगे। फिर यूजेस ऑफ रेशोज़ की बात करेंगे। उसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके एनालिसिस पर बात करेंगे जो मेन एरिया होगा। फिर ब्रीफली हम क्रिएटिव अकाउंटिंग और विंडो ड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स यूज होती हैं अक्सर, तो इनका मीनिंग सिंपल है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे कि हमें रेशोज़ को एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। और फिर वंस अगेन एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे कि हमें कमेंट और इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर हमें थोड़ा सा चैलेंज फील होता है इंग्लिश राइटिंग करने में। सो चीज़ों को ब्रेक करेंगे और जो है उसके बाद सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बेहतर कमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र्स एंड इंफॉर्मेशन नीड्स की बात करें तो एक हमारे जो मेन यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ उन पर बात करेंगे। शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स का जो फोकस होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती हैं और ये इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स में और डिविडेंड प्रॉस्पेक्ट्स में कि एक बिजनेस से क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या डिविडेंड मिलेगा। फिर लोन क्रेडिटर्स जैसे बैंक्स वगैरह हैं तो उनकी बात आती है, तो वो लैंडिंग डिसीजंस में इंटरेस्टेड होते हैं और उनका जो मेन फोकस होता है वो ये जानना होता है कि एक एंटिटी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, और अगर शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं तो लिक्विडिटी, और अगर लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो सॉल्वेंसी के इश्यूज़ पर वो फोकस करेंगे। फिर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो वो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और वेज बार्गेनिंग और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उनके इस एंटिटी के अंदर क्या हो सकते हैं, ग्रोथ को देखते हुए और एंटिटी की परफॉर्मेंस देखते हुए उस पर फोकस करते हैं। सप्लायर्स की बात करें तो सप्लायर्स क्रेडिट डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक एंटिटी की एबिलिटी है कि वो टाइम पर पे कर सके, और उनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म के अंदर अपने जो क्रेडिट पे चीज़ें दी होती हैं उनको रिकवर करना होता है। यूजेस ऑफ रेशोज़ की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस जो हमारा है ये बिज़नेस को काफ़ी वेज में हेल्प आउट कर सकता है। तो इसके इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस को ब्रीफली अगर डिस्कस करें तो एक तो इससे एक बिजनेस के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी हम परफॉर्मेंस ट्रेंड को इवेल्युएट कर सकते हैं जो कि फिर उसके फ्यूचर कोर्स को भी थोड़ा सा डिफाइन करता है। फिर कंपेटिटर्स के साथ या इंडस्ट्री के साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपैरिजन किया जा सकता है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्टेंस मिल सकती है। और क्योंकि एक तो जब मैनेजमेंट ने भी इन्वेस्टर को खुश रखना होता है, तो जो इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव होता है, जब मैनेजमेंट उसको भी अंडरस्टैंड कर रही होती है इन रेशोज़ के थ्रू, तो उन्हें भी सही डिसीजन मेकिंग की में मदद मिलती है कि कैसे वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके साथ खुश हों और मैनेजमेंट को भी रेलिवेंट जो परफॉर्मेंस है वो उनकी बेहतर इवेल्युएट हो। इसी तरीके से हमें प्रॉब्लम एरियाज़ और वीक एरियाज़ भी आइडेंटिफाई होते हैं, स्ट्रेंथ एरियाज़ भी आइडेंटिफाई होते हैं, और ऑब्वियसली नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है वो आपको बेहतर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करती है। देन रेशोज जो हैं डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। ख़ास तौर पे जो ऑडिटर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं ऑडिटिंग के अंदर। लाइक अगर हम देखते हैं कि देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डेटर्स एंड सेल्स, तो इस रेशो को ओवर द पीरियड कैलकुलेट करके देखा जा सकता है कि अगर कोई अनयूजुअल चेंज है तो उसको फिर चेक करना चाहिए। इसी तरीके से जो है डेट इक्विटी रेशो अगर चेंज हो रही है तो गोइंग कंसर्न का इशू हाईलाइट हो रहा है तो उस पर वर्क करना चाहिए। तो आपको चीज़ों के रिलेशनशिप समझने से ये पता चलता है कि कहाँ मैनिपुलेशन पॉसिबल हो सकती है और किस एरिया पे फोकस करना चाहिए। फिर रेशोज़ का एक एडवांटेज ये भी है कि डिफरेंस इन साइज भी इसके अंदर काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। जैसे दो बड़े डिफरेंट बिजनेस हैं, एक बड़ा बिजनेस है एक छोटा बिजनेस है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस जीपी रेशो के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब परसेंटेज में बात आ जाएगी तो उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। एक की जारी बात है, जो लार्ज बिजनेस है उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और जो स्मॉल बिजनेस है उसकी जो वैल्यूज़ अमाउंट वाइज हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में वो लो हैं, लेकिन रेशोज़ जो हैं वो रिलेटिव टर्म्स में कैलकुलेशन करती हैं। तो उससे एक आप लार्ज बिजनेस को स्मॉल बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा इशू इस बात का आ जाता है कि लार्ज बिजनेसेस जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट कर पा रहे होंगे एक स्मॉल बिजनेस की वो सिचुएशंस नहीं होंगी। तो सिचुएशंस आर डिफरेंट बट स्टिल कंपैरिजन इज पॉसिबल। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की जो लिमिटेशंस हैं इन पर अगर बात करें तो पहली बात तो ये कि वैरायटी ऑफ लिमिटेशंस हैं जो
यूज़फुलनेस ऑफ रेशियो एनालिसिस और जो हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। लेकिन इन लिमिटेशंस के बारे में पता हो तो उसका फ़ायदा ये है कि हमें पता हो कि ये लिमिटेशंस हैं, तो हम उस एरिया में केयरफुल रहेंगे। हम अल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल उसको यूज़ करेंगे और स्टिल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नोइंग दैट हाउ मच टू रिलाई ऑन द रेशियो एनालिसिस एंड हाउ मच नॉट टू रिलाई ऑन द रेशियो एनालिसिस। तो यूजुअल लिमिटेशंस जो इस सिलसिले में हैं वो एक तो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी का है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है कि आपको अगर इंडस्ट्री की एवरेजेस जनरली अवेलेबल नहीं है तो हर जो है कंपनी का डाटा एक्यूमुलेट करना उसको इनकॉर्पोरेट करना टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। फिर बाज़ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, कंपेटिटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती। फिर कंपेरेबिलिटी के इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन डिफरेंटली एग्रीगेट हुई होती है बाय पास्ट या अदर एंटिटीज़ के। हम एक एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनाते हैं, जो कंपेटिटर है वो उसको एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा बनाता है। या अगर हम हमारी एक ऑयल मिल है और हम यूनिलीवर के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो यूनिलीवर तो जो है डालडा प्लांटा के साथ वो 350 अदर प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू भी शामिल कर रहा है। तो हमें उसकी वो सेगमेंट रिपोर्टिंग देखनी पड़ेगी, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वहाँ से डाटा लेना पड़ेगा, तो इन्फॉर्मेशन अक्सर एग्रीगेटेड होती है। फिर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ हो रही होती हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम अदर एंटिटीज़ भी हो सकती है, जिससे कंपैरिजन लेस मीनिंगफुल हो जाता है। बाजू का यूनिफॉर्म फार्मूलाज रेशोज़ के लिए यूज़ नहीं होते। हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर ले रहे हैं, एक और एंटिटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर ले रही है, एक एंटिटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर यूज़ कर रही है। तो ये इस तरह की जो है ना पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरह क्विक रेशो में क्विक एसेट्स को लेना होता है तो किस टाइप के आप आइटम्स को शामिल करेंगे नहीं करेंगे, ये बात एंटिटीज़ की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोग जो करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ में से एक्सक्लूड कर देते हैं, कुछ उसे इंक्लूडेड रखते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज की वजह से जो हमारा कंपैरिजन है वो लेस मीनिंगफुल हो जाता है। फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग के थ्रू भी हो सकता है मैनिपुलेट हुई व्यू। ये अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे पॉइंट उसमें आपको विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग के इम्पैक्ट्स बताएंगे। फिर ट्रांजैक्शंस जब रिलेटेड पार्टीज़ के साथ होती हैं जैसे पेरेंट सब्सिडरी के दरमियान अपने जानने वालों की कंपनीज़ के साथ, तो वो उन टर्म्स पर नहीं हो रही होती जिस तरह से बाकी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो एक ऐसी एंटिटी है जो रिलेटेड पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है और एक और एंटिटी है जो रिलेटेड पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, तो वो उसका कंपैरिजन सेम नहीं होगा। फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्केल ऑफ बिजनेस होता है, एक जगह पे ऑटोमेटेड प्लांट यूज़ हो रहा है, एक जगह पे हैंडमेड जो है प्रोडक्ट बनाकर सेल की जा रही है, तो दोनों की जो कॉस्ट है लेबर कॉस्ट में, मशीन कॉस्ट में, एनर्जी कॉस्ट में उनके अंदर फ़र्क होगा। और बिजनेसेस जो हैं इवन सेम सेक्टर के अंदर भी हों तो मे बी उनकी परफॉर्मेंस कंपेरेबल ना हो। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन इग्नोर हो रही होती है बाजू का। अब हम कहते हैं जी लास्ट ईयर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो उस टाइम पर 60 डेज़ का अगर आपका डेटर कलेक्शन पीरियड था तो ये तो बैड परफॉर्मेंस है, लेट्स से। तो रिसेशन के टाइम में भी अगर आप 60 डेज़ के अंदर डेट कलेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, हालात ख़राब हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी है, और फिर भी आप जो है टाइमली कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये एक गुड परफॉर्मेंस कंसीडर होगी। तो सेम मैयर जो है 60 डेज़ का लेट से वो एक सिचुएशन में अच्छा और एक सिचुएशन में बुरा हो सकता है। फिर नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमारी लिमिटेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल होती है, फ्यूचर उससे डिफरेंट हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन अक्सर करंट वैल्यू को इग्नोर कर रही होती है और जो वैल्यूशन पे हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो इग्नोर हो रहा होता है। हमारे एसेट्स उन वैल्यूज़ पर शो हो रहे होते हैं जो 10-10 20-20 साल पुरानी वैल्यूज़ हैं। तो अपडेटेड वैल्यूज़ नहीं होंगी, आज की वैल्यू की बेस पर डिसीजन मेकिंग फिर कैसे हो सकेगी। तो इसी तरह इस इंफॉर्मेशन में जो मैनेजमेंट के फ्यूचर एक्शंस हैं वो इग्नोर हो रहे होते हैं। मैनेजमेंट के जो फ्यूचर एक्शंस हैं, एक एंटिटी की बहुत स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन है, लेकिन अब मैनेजमेंट का प्लान ये है कि वो एक और सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी रिस्की बिजनेस है, तो इससे ऑल टुगेदर फ्यूचर की सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो ये बातें जो हैं वो डायरेक्टली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चल रही होती। फिर ईयर एंड की फिगर्स जो हैं वो इफेक्ट ऑफ सीजनल ट्रेडिंग जो है वो इग्नोर कर रही होती हैं। हम एक एंटिटी का इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो लेट्स से कि उस एंटिटी का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है,
और वो जो प्रोडक्ट बेचती है वो एयर कंडीशनर और फ्रिज एसी वगैरह सेल करते हैं। तो दिसंबर एंड पर थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है, उस बेस पर उनका इन्वेंट्री टर्नओवर तो बहुत अच्छा शो हो जाएगा। लेकिन जब सीज़न था उनका तो उस टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था, और वो हमें अपनी रेशोज़ में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। रेशो तो हमने ईयर एंड की फिगर पे कैलकुलेट कर ली। जो साल का ज़्यादातर हिस्सा उनका रहा परफॉर्मेंस का, उस टाइम उनके पास इन्वेंट्री ज़्यादा थी, लेकिन ईयर एंड पर उनके पास इन्वेंट्री कम होती है, और हम ईयर एंड की बेसिस पर इन्वेंट्री कैलकुलेट करके और इन्वेंट्री से रिलेटेड रेशोज़ कैलकुलेट करके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो अक्सर जगह पर जो फिर हमारा जो एनालिसिस है वो इनकरेक्ट होने का चांस होता है। तो इन लिमिटेशंस का आइडिया होना चाहिए, ताकि इनको जहन में रखते हुए हम जो है केयरफुल एनालिसिस कर सकें। अब क्रिएटिव अकाउंटिंग और विंडो ड्रेसिंग को डिस्कस करते हैं। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग को एग्रेसिव अकाउंटिंग भी कहा जाता है। बेसिकली इट इज़ मेथड ऑफ टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल फिगर्स, और ये स्पेसिफिकली क्रिएटिव अकाउंटिंग का टर्म क्रिएटिव वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी रूल या स्टैंडर्ड की खिलाफवर्जी नहीं की जा रही होती, लेकिन जो मकसद है असल में हमारे स्टैंडर्ड्स का कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो तो फिर पूरा नहीं होता, तो अनएथिकल प्रैक्टिस भी है। और क्योंकि ये मिसलीडिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हो रही है, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। यस, यू शुड बी क्रिएटिव इन योर वर्क, कि आप बेहतर प्रेजेंटेशन चीज़ों की दें, आप कोई कैलकुलेशंस करके दें, और डिफरेंट न्यू वेज फाइंड आउट करें टू प्रेजेंट द डाटा, टू मैयर द डाटा, जिसमें जो प्रोसेस हैं वो स्मूथ हों और एफिशिएंसी आए। लेकिन ये कि अगर आप ट्रू एंड फेयर व्यू बिजनेस का रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये मिसलीडिंग है, अनएथिकल है, और हमारा जो मेन अकाउंटेंट्स का जॉब है कि हमने न्यूट्रल रहना होता है, उसके अगेंस्ट है। यानी हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस ऐसे शो करनी होती है अकाउंटेंट्स को जैसे वो है, नॉट कि जैसे वो किसी खास, यानी बायस्ड नहीं होनी चाहिए, वी शुड बी न्यूट्रल। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करते हैं, तो जैसे लीज अरेंजमेंट को रेंटल अरेंजमेंट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना, ताकि लाइबिलिटीज़ ना रिकॉर्ड हों, और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड नहीं होंगी तो गेयरिंग रेशो जो है वो लोअर शो होगी, और बैंक से लोन लेने में आसानी हो जाएगी। या फिर ओवर ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू रिकग्निशन, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी शो। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ह्यूज, अब IS 1 के मुताबिक उसको आपको वैसे तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए कि मटेरियल इनकम और एक्सपेंस है, अनयूजुअल आइटम है, तो एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे अलग बताएं। लेकिन अगर आप उसे अदर इनकम में शामिल कर देते हैं तो लगेगा कि ये तो एंटिटी की रूटीन परफॉर्मेंस है, तो उसको जो है सेपरेटली डिस्क्लोज करने से सही अकाउंटिंग होती है, लेकिन सेपरेटली डिस्क्लोज ना करके जो है ये शो किया जा रहा है कि एक्चुअली एंटिटी की परफॉर्मेंस डिफरेंट है। अब विंडो ड्रेसिंग जो है, ये क्या टर्म है कि एडॉप्टेशन ऑफ द रूल्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट बिजनेस सिचुएशन अपीयर्स बेटर देन इट एक्चुअली इज। अच्छा, कि बिजनेस की सिचुएशन बेहतर नजर आए उससे जो कि एक्चुअल उसकी पोजीशन है उससे। तो वंस अगेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग है ये भी अनएथिकल है, क्योंकि ये भी मिसलीडिंग है। वन हम एज एन अकाउंटेंट बात करेंगे कि बिजनेस की जो सिचुएशन है एक्चुअली वो ही नज़र आनी चाहिए, उससे बेहतर ना उससे बुरी। सो एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें, तो सप्लायर्स को पे करने के अंदर डिले कर देना, ताकि पीरियड एंड पे कैश का बैलेंस जो है वो ज़्यादा शो हो जाए। अच्छा, लोअर एस्टिमेट यूज़ करना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। स्मॉल एक्सपेंडिचर्स को भी कैपिटलाइज कर देना जो नॉर्मली एक्सपेंस चार्ज होने चाहिए, जैसे कैलकुलेटर, स्टेपलर वगैरह, इनको हम इमटेरियल कंसीडर करते हुए एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। लेकिन आप क्या, नहीं ये तो टेंजिबल आइटम है, मोर देन वन पीरियड यूज़ होंगे, और कैपिटलाइज करें इस तरीके से प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा। सो इनअप्रोप्रिएट है। अच्छा, फिर ये कि रेवेन्यू के अंदर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो कस्टमर्स को अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट देना, इस तरीके से जो कस्टमर जल्दी शिपमेंट ले रहा होगा उसको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि आपका रेवेन्यू इस ईयर में ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए, जो कि एक्चुअली अगले साल से रिलेट करता है। फिर लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, क्योंकि आपने जो यूज़फुल लाइफ है वो हायर एंड पर एस्टिमेट कर ली, ज़्यादा रेजिडुअल वैल्यू वाली एस्टिमेट यूज़ कर लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की हायर परसेंटेज के बजाय स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दी। तो ये इम्पैक्ट्स हैं। अब काफ़ी हद तक जो क्रिएटिव अकाउंटिंग और विंडो ड्रेसिंग है ये सेम टाइम पर यूज़ हो रही होती हैं, कि क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग के थ्रू आप सिचुएशन को अपनी मर्जी का दिखा रहे होते हैं, अच्छा या बुरा। विंडो ड्रेसिंग प्रिसाइजली यूज़ होती है जब आपने सिचुएशन को अच्छा दिखाना हो और अकाउंटिंग रूल्स का यूज़ हो रहा होता है। लेकिन विंडो ड्रेसिंग इवन उन सिचुएशन में भी पॉसिबल है जब आप क्रिएटिव अकाउंटिंग ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एक ग्राफ प्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर हाई बेस फिगर यूज़ करते हैं वर्टिकल एक्सेस पे।
सो उससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है उसमें काफ़ी ग्रोथ नज़र आएगी, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, जबकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो नहीं होगी, वो जस्ट इसलिए रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि आपने वर्टिकल एक्सेस पे हाई बेस फिगर यूज़ की है। सो इसमें आप अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट तो कोई नहीं अप्लाई कर रहे, लेकिन जिस तरीके से ग्राफ को प्रेजेंट कर रहे हैं वो मिसलीडिंग है, और सिचुएशन एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप उसके थ्रू दिखा रहे हैं। तो विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग दोनों मिसलीडिंग रिजल्ट रिफ्लेक्ट करती हैं। इनको एज एन अकाउंटेंट जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, और एज अ एनालिस्ट और एज एन ऑडिटर वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज इशूज, ताकि वी डोंट मेक आवर सेल्फ फूल आउट ऑफ इट। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं। तो जब रेशो की आपने कैलकुलेशन किसी एग्ज़ाम में करनी है तो कोशिश करें कि समराइज्ड कंपेरेबल फॉर्मेट यूज़ करें रेशोज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और शो करें फार्मूला यूज्ड और ब्रीफ कैलकुलेशन वर्किंग और बोथ। एक एग्जांपल आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जिस तरीके से 2 ईयर्स की रेशो थी, तो वो इस तरीके से शो की गई है कि आप कंपेयर कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर, तो हर रेशो जो है वो कंपेरेबल है। फिर यहाँ पर फार्मूला भी मेंशन किया हुआ है और ब्रीफ कैलकुलेशन भी मेंशन की हुई है। दोनों ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट इनमें से एक इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर मेंशन कर दें एग्ज़ाम के अंदर, ताकि पता चले कि आपने किस बेसिस पर ये कैलकुलेशंस की हैं। सो इस तरीके से जो है फॉर्मेट बनाएंगे ताकि कंसाइज हो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो, और देखते ही जो उसको पढ़ रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर हाउ टू कमेंट एंड इंटरप्रेट, ये काफ़ी एक इशू होता है कि जी कमेंट्स और इंटरप्रिटेशन करने से स्टूडेंट्स घबरा रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह के अंदर भी कंप्लीट बात नहीं लिखते। तो इसका एक आसान तरीका है, एक वन ऑफ द पॉसिबल वेज। वैसे तो हमेशा आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा जो है पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशंस को देखेंगे, उतना बेहतर आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि 4 इश्यूज हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, वो रेलिवेंट यूज़र के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपने डिस्कस करने। फैक्ट्स, मीनिंग, कॉज, कंसिक्वेंसेस। तो एक एग्जांपल, बल्कि 2 एग्जांपल इस पर डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ सेम एंटिटी ओवर पीरियड्स। तो लेट्स से कि एक एंटिटी है, उसकी हमने गेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की है, उस पर हमें कमेंट करना है। तो हम किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं? तो हम बताएंगे कि द गेयरिंग रेशियो हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 65%। ओके, ये तो आपने 2 ईयर्स की रेशियो कैलकुलेट की होगी, वो आपने बता दी। गेयरिंग रेशियो, ये फैक्ट था। मीनिंग की तरफ आते हैं। गेयरिंग रेशियो रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इम्प्लाइड बाय एन एंटिटी। तो अब आपने फैक्ट के बाद मीनिंग बता दिया। तो चलें जी, बता दिया कि इंक्रीज हुई है, अब कॉज बताना है कि इंक्रीज क्यों हुई है। द इंक्रीज इज ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर भी आ रहा होगा कि लोन बढ़ रहे हैं। आल्दो देयर वाज सम इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कि इक्विटी में भी कुछ इजाफा था प्रॉफिट की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में ज़्यादा इजाफा था, इसलिए गियरिंग रेशो बढ़ गई। कॉज हो गया। अब कंसिक्वेंसेस की बात करनी है। तो इंक्रीज गियरिंग का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे जो हायर रिटर्न्स के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। अब मे बी इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है, अगर लोन का पर्सपेक्टिव होगा तो हम लाइक ये भी लिख सकते हैं कि एंटिटी की गियरिंग रेशो हाई हो गई है, तो ऑलरेडी जिसने ज़्यादा लोन लिए हुए होते हैं उसको मजीद लोन लेने में प्रॉब्लम आता है। तो आप लिखेंगे कि द एंटिटी माइट नॉट बी एबल टू ऑब्टेन मोर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम लैंडर्स। तो ये आपने 4 पॉइंट्स पर बात करनी है, फैक्ट्स, मीनिंग, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर हम फोकस करेंगे कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं विद इंडस्ट्री एवरेज और करंट रेशो की बेस पे कर रहे हैं। तो फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो हमने रेशो कैलकुलेट की, तो हम बताएंगे द करंट रेशो ऑफ 1.95 इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.48। कि इंडस्ट्री की एवरेज जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1.48 है, और हमने जो इस एंटिटी की कैलकुलेट की वो 1.95 है, जो काफ़ी हायर है। फिर हम बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एंटिटी के पास मोर करंट एसेट्स हैं टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज एज कम्पेयर टू जनरल इंडस्ट्री। फिर ये क्यों ऐसा है? मे बी क्वेश्चन के अंदर एडिशनल फॉर्मेशन हो कि एंटिटी ने ईयर एंड के करीब जो है एक पॉलिसी अप्लाई की है जिसमें कस्टमर्स को लॉन्गर पीरियड अलाउ किया जा रहा है। So this is likely caused by recent policy of allowing longer credit period to customer for increasing sales and increased stock level to meet the increased demand.
तो हमने ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ किया, उससे कस्टमर हमसे ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और उसकी वजह से रिसीवेबल बढ़ गए, और फिर ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए स्टॉक लेवल बढ़ाना पड़ा, तो उससे इन्वेंट्री भी बढ़ गई। इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़े तो ऑब्वियसली उससे क्या हुआ कि करंट एसेट्स बढ़े, तो करंट रेशो इंप्रूव हो गई या ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर कंसिक्वेंस की बात करते हैं। Inventory and receivables have increased by 35%, while revenue has increased by just 18%. And this indicates that entity might be trapped in overtrading and this requires immediate action to correct the situation. तो ओवरऑल वैसे तो आप देखें कि करंट रेशियो इंप्रूव हुई है, लिक्विडिटी का पर्सपेक्टिव देखें तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ओवर ट्रेडिंग का एक इशू डिस्कस किया था कि जब इन्वेंट्री और रिसीवेबल सिग्निफिकेंटली ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। अगर तो रेवेन्यू 18% से बढ़ रहा है और इन्वेंट्री और रिसीवेबल भी 18-20% से बढ़ रहे हैं, तो ये तो ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है कि जितनी ग्रोथ आ रही है उस हिसाब से आप अपने करंट एसेट्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने करंट एसेट्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग में ट्रैप हो रहे होते हैं, और इम्पैक्ट ये होता है कि फिर आपके पास स्टॉक और रिसीवेबल बच जाते हैं जिनकी कलेक्शन में मसला आ रहा होता है, जिनको सेल करने में इशू आता है, और काफ़ी बिजनेसेस इस सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप इंटरप्रिटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स, मीनिंग, कॉज एंड कंसिक्वेंसेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।